Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Manchi. Good morning, ma'am. Good morning, Lalit. Good morning, ma'am. Good morning, Janvi. चलिए 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अपनी फर्स्ट बुक निकाल लीजिए आप, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाली पेपर फर्स्ट। करें स्टार्ट। Yes, this is the first class. चेतन सर, बच्चे और भी आएंगे या क्लास स्टार्ट करें? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नारायणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं मनीषा, आपकी टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट क्लास। बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर हम लेंगे, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। आप लोगों के पास ये बुक्स होंगी, सभी के पास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की। जिसके पास है वो अपना प्लीज इसको निकाल लीजिए। बीएड, सबसे पहले बीएड करने इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसमें बेटा आप सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो पेपर मैम अभी तक बुक सप्लाई नहीं हुआ है हम लोग को। चलो बुक्स नहीं मिला हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, आप वैसे सुन लीजिए, ठीक है? आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है मैम। ओके, सबसे पहले जो आपका पेपर है, ये फर्स्ट पेपर मैं पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, 80 नंबर की आपका थ्योरेटिकल पेपर होएगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। ठीक है, 80 मार्क्स का जो पेपर होता है आपका, उसमें आपकी 4 यूनिट होती है। ठीक है, थ्योरी होती है आपकी 80 मार्क्स की, प्लस इंटरनल होते हैं आपके 20। टोटल जो आपका पेपर हो जाएगा वो होएगा 100 मार्क्स का। ठीक है, अब यूनिट फर्स्ट आज हम जो करेंगे, जो आपके कंटेंट में है 4 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट है आपकी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। फर्स्ट यूनिट का क्या नाम है? डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बेटा विजिबल है बोर्ड? एट डिफरेंट स्टेजेस। सेकेंड यूनिट है हमारी यूनिट सेकेंड, ये है हमारी अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फर्स्ट में हम देखेंगे कि एक जो बच्चा होता है उसकी अलग अलग स्टेजेस में कैसे डेवलपमेंट होती है। जब हम इस यूनिट को कवर कर लेंगे तो हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होएगी, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर एक व्यक्ति में जो अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है उनको समझेंगे। उसके बाद हमारी थर्ड यूनिट आएगी, जो पहले मैं आपको एक बार सिर्फ सिलेबस के बारे में बता रही हूँ, उसके बाद हम देन स्टार्टिंग अपने टॉपिक्स पे आएंगे। मैम बोर्ड जो पूरा नहीं आ रहा। अच्छा, बोर्ड पूरा नहीं आ रहा है? यस मिस। ओके ओके, मैं अभी देखती हूँ।
आप दिख रहे हैं बेटे? यस मिस, अभी दिख रहा है। ओके ओके। अब आपकी थर्ड यूनिट है बेटा, जो यूनिट थर्ड है आपकी, theoretical perspective to enhance learning among children and adolescents। यहाँ पर हम theoretical perspective देखेंगे हमारा। theoretical perspective। मैम हाँ जी मैम आप ये किस बुक का कंटेंट बता रहे हैं? बेटा, मैं बता रही हूँ आपको पेपर फर्स्ट, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। हाँ जी, ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। उसकी मैं सिर्फ आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हमारा जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आना है। 100 मार्क्स में 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं जो आपको कॉलेज देता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब उसमें भी जो 80 मार्क्स का जो मैम आपका कॉलेज की तरफ से नंबर मिलेगा ना मैम? क्या बेटे? इंटरनल मार्क में मैम नंबर मिलेगा ना हम सबको? हाँ जी, सबको ही मिलते हैं। अब तुम डेली मेरी क्लास में आओगे तो मेरे को तो पता होएगा ना कौन कौन बच्चा मेरी क्लास में आ रहा है। अब उसके बाद में आपकी जो 80 मार्क्स का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता रही हूँ। यूनिट फर्स्ट सेकंड आपका जो 80 मार्क्स का सिलेबस है वो 4 यूनिट में आपको डिवाइड किया गया है। अब मैं सिर्फ ये यूनिट 4 तक के उनके नाम ही लिख रही थी। फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव टू एनहांस learning among children and adolescents। एंड यूनिट 4 है आपकी the education and deprived children। एक्सक्यूज मी मैम, ये यूनिट 2 का अंडरस्टैंडिंग ये क्या लिखा है आगे? मैंने यूनिट 2 का लिखा बेटा अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। शॉर्टकट में लिखा है इंडिविजुअल डिफरेंस। आपका जो अगर किसके पास बुक है तो बुक का फर्स्ट पेज आपको दे रखा है आपके सिलेबस का। मैम जिसका पास बुक नहीं है अभी, आप उसका पीडीएफ दे पाएगा क्लास के बाद? पीडीएफ बेटा आपको बुक ही ना मिल जाएगी। आज का पीडीएफ क्लास के लिए मैम, हाँ जी आज का क्लास का पीडीएफ मिलेगा क्योंकि बुक्स अभी तक नहीं लिया ना हमने। बेटा बुक्स ले आने तो बहुत अच्छा बेटर रहता है क्योंकि पीडीएफ में फिर मुझे सबके फोटो डालने पड़ेंगे आप लोगों के पास। आप अपनी बुक्स ले लीजिए जितना जल्दी हो सके। तो मैम अभी तक हम सबको बुक सप्लाई नहीं हुआ है मैम। कोई नहीं, मिल जाएगी बेटा, ये इशू भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। अभी देखो, अब सबको 4 मिनट पता लग रही है। जी मैम मैम, आप एक बार बुक्स का नाम को लिख देने से ठीक है। क्या बेटे? आप बुक्स का नाम को एक बार लिख देने से ठीक है, ये जो यूनिट का बुक्स का नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, चाइल्ड पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट चाइल्ड। मैम एक्सक्यूज मी, हाँ जी बेटे, मैम आप इसका रिकॉर्डेड सेशन हमें देंगे क्या? जो भी आप हाँ जी रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा बेटा। ठीक है, ठीक है। मैम यूट्यूब पे डालिएगा रिकॉर्डेड। ठीक है बेटा, Excuse me, ma'am. I have some questions for you. फिर सुनती हूँ सबकी क्विज बता।
Excuse me, ma'am, just a second, please. Hello, everyone. Hello. हेलो हेलो मैम। आप Yes. सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, नीतू मैडम दिस साइड। हेलो जी मैम। मैम बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रही थी, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो मनीषा मैडम है वो आपको केवल क्लासेस दे रही है, ओके? तो वो क्लासेस आप कंटिन्यू होने दीजिए। मुझे पता आप फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो अपार्ट फ्रॉम क्लास जितने भी क्वेश्चंस है उनका जो आंसर्स है वो मैं दूंगी, ओके? या फिर आपके पास आयशा मैम का नंबर होगा तो आप मेरे से मैसेज में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इज देयर रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल और नॉट, इज देयर एनी नोट्स एंड समथिंग एल्स इज अवेलेबल और नॉट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या कुछ भी डाउट्स है आपको। तो मैडम को ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स अभी तक भी स्टिल ज्वाइन कर रहे हैं, तो 10 मिनट्स हमारे एक तरफ से देखा जाए तो स्किप हो गए हैं, राइट? तो मैडम को आप क्लास स्टार्ट होने दीजिए, आफ्टर दैट फीडबैक भी मैं लूंगी। आपको गूगल फॉर्म के थ्रू फीडबैक दिया जाएगा क्लासेस के लिए। आप सारी चीजों को है ना मेरे से बाय व्हाट्सएप शेयर करिएगा, ओके? तो अभी प्लीज जिसके भी जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आप मुझे अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताएंगे, मैं एक एक करके वो क्लियर कर दूंगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं, नोट्स मिलेंगे या नहीं, समथिंग एल्स। तो अभी प्लीज रिक्वेस्ट है कि मैम को क्लास स्टार्ट करने दीजिए। बाकी सारी चीजें मैं आपको क्लास स्टार्ट खत्म होने के बाद मैं दोबारा ज्वाइन करवा लूंगी, उसमें कंफर्म कर दूंगी, ओके? ओके, क्लियर है सभी को? ओके मैम, मनीषा मैम आप क्लास कंटिन्यू करिए प्लीज, ओके? और जिसका भी क्वेश्चन रेज है लास्ट में 10 मिनट्स मिलेंगे डाउट के लिए, तब रेज करिएगा, अभी स्टार्ट होने दीजिए, ओके? थैंक यू। चलिए बेटा करें स्टार्ट। यस Yes, मैम। ma'am. तो ये आज हम डिस्कस करेंगे आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है? 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 80 मार्क्स में आपकी 4 यूनिट है, मींस 20 20 20 20। एक यूनिट आपकी बहुत मायने रखती है, 20 मार्क्स की यूनिट है, ठीक है? फर्स्ट यूनिट में है जो, पहले मैं आपको एक बार डिटेल में सिलेबस समझा दूं, उसके बाद हम देन टॉपिक पे आएंगे, ठीक है? सबसे पहले आपकी है आपकी यूनिट फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। देखो नाम से ही पता लग रहा है आपको, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। एक बच्चे की डेवलपमेंट को देखना है हमने अलग अलग स्टेजेस पे कि एक बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो इस यूनिट में सारा हम एक बच्चे की अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर उसकी डेवलपमेंट को देखेंगे, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट को देखेंगे, उसकी इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल सभी डेवलपमेंट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट आएगी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है? सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब हमें वो क्या है, एक व्यक्ति बन गया, इंडिविजुअल बन गया है, तो उसको समझेंगे कि जो एक इंडिविजुअल होता है, हर एक व्यक्ति में क्या होता है, डिफरेंस होता है। किसी के थॉट अलग होते हैं, किसी के अलग होते हैं, ठीक है? तो सबके थॉट अलग होते हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। तो सेकेंड यूनिट में हम इंडिविजुअल डिफरेंस वाला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। फिर हमारी थर्ड यूनिट आएगी। थर्ड यूनिट है हमारी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स टू एनहांस लर्निंग अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, ठीक है? यहाँ पर है हमारे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव होता है हमारा नजरिया, हम चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी आधा भरा हुआ है, ठीक है? ग्लास, तो कुछ बच्चे बोलेंगे ग्लास आधा खाली है, कुछ बोलेंगे आधा पानी भरा हुआ है, तो दैट इज आवर पर्सपेक्टिव। तो ये हमारा क्या है, किसी चीज को देखने का नजरिया। तो थर्ड यूनिट में जो हम पढ़ेंगे theoretical perspective of learning among children and adolescents। जो एक बच्चा होता है, और adolescence क्या होता है, जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है? तो चिल्ड्रन, एडोलसेंस की और एक बच्चे की क्या नजरिया है हमारी लर्निंग को लेकर, वो वाला हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगी देन हमारी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट है हमारी deprivation and deprived children measures for the adjustment and education। इसमें हम ये देखेंगे कि जितने भी हमारे डिप्राइव्ड बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि जो थोड़े ये आप डिसेबल बोल सकते हो या स्पेशल बच्चे जिसको आप बोल सकते हो, वो किस प्रकार एजुकेशन को लेकर एडजस्टमेंट करेंगे, ये सारी चीजें हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। अब आपकी चारों यूनिट बिल्कुल इक्वल है, एक यूनिट आपकी 20 मार्क्स आपको दिलाएगी, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। सबसे पहले आएगा इसका कंसेप्ट, मीनिंग, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन स्टेजेस ऑफ
डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस स्टेज फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस, कि एक बच्चे का बिल्कुल इन्फेंसी से लेकर यानी कि जब से उसका जन्म हुआ है वहां से लेकर जब तक वह किशोरावस्था तक यानी कि 13-14 साल तक नहीं पहुंच जाता, 18 साल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसकी ग्रोथ को देखना है, हमें डेवलपमेंट को देखना है। इसमें हम उसकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड मोरल सारे के सारे एरियाज को देखेंगे। उसके बाद इस यूनिट में आएगा हमारा प्याजे का कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सीटेट करोगे, एचटेट करोगे, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, ठीक है। उसके बाद है आपका कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे हम यहाँ पर, एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग, देन उसके बाद जो टॉपिक आएगा फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट, कि जो हमारी हेरिडिटी है और हमारा एनवायरनमेंट का हमारे डेवलपमेंट में क्या योगदान है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा आपका कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, ठीक है, ग्रोथ का और परिपक्वता का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा आपका पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल में आप इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, यानी कि बच्चों का क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, उनके चाइल्डहुड एडोलसेंस के ऊपर पेरेंटिंग स्टाइल में। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, एंड देन लास्ट इसका टॉपिक होएगा हमारा फर्स्ट यूनिट का इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट दैट मीडिया हाईलाइट एंड क्रिएट्स, ठीक है। तो ये सारा हमारा फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट होती है हमारी फर्स्ट यूनिट। एक्सप्लेन द, तो फर्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है? सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ का मतलब एक्सपेंशन, बढ़ना या फैलना, ये हमारी ग्रोथ होती है। तो जो हमारा ग्रोथ वर्ड है वो हमारे इंग्लिश का वर्ड है और इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया। ग्रोथ का मीनिंग होता है मैच्योरिटी की ओर बढ़ना, ठीक है, हमारी मैच्योरिटी की तरफ हम कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ से अभिप्राय, जो हमारी ग्रोथ उससे अभिप्राय जो हमारी हाइट है, जो हमारा वेट है, जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और जो हमारे अलग अलग जो भी हमारे अंदर जो भी चेंजेस होने हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उन सबको किसके अंदर आता है? हमारा ग्रोथ के अंदर आता है, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है? बढ़ना, और ये इंग्लिश का एक वर्ड है जो हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो ग्रोथ से अभिप्राय मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना है, हमारे वेट में, हाइट में, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में, हमारे अंदर कितने भी हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, सारे के सारे हम किस में देखते हैं? ग्रोथ के अंदर देखते हैं, ठीक है। अब आता है आपका मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ये तो था आपका ग्रोथ का मीनिंग, ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। अब आ गया था आपका डेवलपमेंट। क्लियर है ग्रोथ का डेवलपमेंट मीनिंग? उसके बाद आता है आपका मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो शब्द है इसका मतलब भी क्या होता है? बढ़ना। डेवलपमेंट में जो परिवर्तन होते हुए मात्रात्मक नहीं होते, ये जो हमारा एक्सपेंशन होता है, इसमें हमारा बॉडी में चेंजेस ना आकर हमारे मेंटली जितने भी चेंज होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। देखो बेटा, एक होती है ग्रोथ। ग्रोथ में हम ये देख रहे हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, ये वाली चीजें। और डेवलपमेंट में हम ये देखेंगे कि एक बच्चे के अंदर कितना उसका मेंटली डेवलपमेंट हो गया है, उसका दिमाग कितना बढ़ रहा है, अभी भी वो बच्चा ही है या वो चीजों को समझने लगा, ठीक है। तो ये आता है आपका डेवलपमेंट के अंदर। अब है हमारा ग्रोथ की डेफिनेशन दी है, किसने दी है भाई? हमारी फ्रैंक के अकॉर्डिंग, change occurs in any dimension of body is known as growth। यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी चेंज आते हैं तो वो ग्रोथ कहलाती है, और जैसे ही हमारी मेंटली हमारे दिमाग बढ़ता है वो हमारी डेवलपमेंट के अंदर आता है। क्लियर है एवरीवन? डेवलपमेंट क्या है? अब है हमारा डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, इंस्टेड टू कंसिस्ट अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज टुवर्ड द गोल ऑफ मैच्योरिटी। इसमें बताया गया है आपका कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट आपको क्या है कि डायरेक्शनल पाथ दे देती है कि आपको उसकी तरफ चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपका
ग्रोथ और डेवलपमेंट का मैंने मीनिंग बताया है, अगर किसी को नहीं क्लियर है तो मैं इसको दोबारा करवाती हूँ, नहीं तो फिर हम इसके डिफरेंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका डिफरेंस। ग्रोथ क्या होती है एंड डेवलपमेंट क्या होती है। ग्रोथ, अभी आपको मैंने बताया कि हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है, हमारा हाइट बढ़ा, ये बढ़ा, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, ग्रोथ के अंदर। डेवलपमेंट के अंदर जो हमारी मानसिक, जो हमारी मेंटली जो ग्रोथ होती है वो इसमें शामिल होती है। अब ग्रोथ के नाम चेंजेस की, यानी कि ग्रोथ का मतलब होता है चेंज हो रहे हैं हमारे, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फिजिकल चेंज जो हमें दिखाई दे रहे हैं। और डेवलपमेंट में हमारे क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं, ग्रोथ में हमारे क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है उसको हम माप सकते हैं। और डेवलपमेंट में हम देखते हैं क्वालिटेटिव नेचर को, जैसे हमारा माइंड बढ़ रहा है तो उसको हम माप नहीं सकते। ठीक है, तो ग्रोथ में जो हमारी किस नेचर की होती है, क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, और डेवलपमेंट हमारी किस नेचर की होती है, क्वालिटेटिव नेचर की होती है। ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट के प्रोसेस का परिणाम होता है, यानी कि ग्रोथ के बाद ही हमारी क्या डेवलपमेंट शुरू होती है, और क्या है हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ग्रोथ एक निश्चित समय के चलने के बाद बंद हो जाती है, जैसे हमारी हाइट है, ये तो है नहीं कि 30 साल के हो गए अब 35 साल के अब तक हाइट बढ़ेगी, जी नहीं, ग्रोथ का एक निश्चित समय होता है। ग्रोथ आपकी क्या है 18-20 साल तक कंप्लीट हो लेती है, आपकी हाइट जितनी बढ़नी होती है वो बढ़ चुकी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक निश्चित समय से चलने वाली प्रोसेस है। और डेवलपमेंट क्या है, हमारी आजीवन लाइफ लॉन्ग, जब तक हम जिंदा है तब तक हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है, यानी कि हम जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, वो क्या है हमारी डेवलपमेंट है। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ की जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है। ठीक है, और जो हमारी डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, ग्रोथ क्या है, एक नैरो शब्द है, जो ग्रोथ है हमारा वो नैरो कंसेप्ट है, और जो डेवलपमेंट है वो हमारा ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, ग्रोथ में किसी भी एक एस्पेक्ट्स में चेंज होने की बात की जाती है, और डेवलपमेंट में हम सभी एस्पेक्ट्स को लेकर चलते हैं। ग्रोथ का संबंध क्या है, हमारी कोशिकीय वृद्धि से होता है, और जो हमारी डेवलपमेंट है उसका संबंध हमारी मैच्योरिटी से होता है। ठीक है, ग्रोथ की प्रोसेस है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं, उसका मेजर कर सकते हैं कि हमारी हाइट में इतने इंच बढ़ गई, हमारी हाइट, हमारा वेट इतना बढ़ गया। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते कि हमारा IQ लेवल कितना बढ़ा। ठीक है, तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब मेरे को ये बता दीजिए, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं फिर से ये कंसेप्ट कराऊं, अगर समझ में आ गया हो तो फिर मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे शिफ्ट हूं। मैम एक बार पॉइंट्स फिर से रिपीट कर दीजिए। एक बार, चलो ठीक है बेटा, देखो ग्रोथ क्या होती है हमारी, ग्रोथ होती है हमारा किसी भी जो हमारी फिजिकली, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, बोले उसको मैम मेजर कर 4 सकते हैं। यूनिट में आप क्या लिखे हैं मैम? हाँ दिख जी, नहीं रहा है। 4 यूनिट में क्या लिखे हैं? 4th यूनिट में डेप्रिवेशन एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। अभी आप ना 1st यूनिट का देख लो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। 4th यूनिट पे मैं तब आऊंगी, उस टाइम कर लेना। तो मैं एक बार ग्रोथ नहीं एंड मैम, डेवलपमेंट, बोर्ड दिख नहीं रहा है ठीक से। अभी भी नहीं दिख रहा है मैम, बोर्ड जो है ना वो मतलब आधा मैम पार्ट थोड़ा लिखा दूर हुआ, होगा आधा कैमरा, पार्ट दिख फुल बोर्ड नहीं आ रहा है। आप लिखो डेप्रिवेशन एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, और कोई बात ही नहीं दिख रहा तो आप सिर्फ 1st यूनिट पे ध्यान दीजिए। अभी ये जब मैं आऊंगी उस टाइम नोट कर लेना, ठीक है जी। तो 1st वाला डेवलपमेंट पे आ जाती है मैं फिर से। ग्रोथ क्या होती है हमारी, वृद्धि किसी भी जो भी इंडिविजुअल होता है उसके शरीर में कोई भी, जैसे उसके हाथ पैर आदि में जो भी परिवर्तन हुए हैं वे हमारी ग्रोथ के अंदर आते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या है, किसी व्यक्ति के माइंड में मेंटली या जो भी उसकी पर्सनैलिटी है उसमें जो भी चेंजेस आए हैं वो हमारे डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, जो हमारी ग्रोथ होती है वो हमारी क्वांटिटेटिव नेचर, क्वांटिटेटिव जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव नेचर की होती है। और डेवलपमेंट हमारी क्या होती है, क्वालिटेटिव नेचर की होती है, जिसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते।
ठीक है। जो ग्रोथ होती है उसका एक निश्चित समय होता है कि बच्चे की ग्रोथ आपकी 16 साल तक 18 साल तक कंप्लीट हो लेती है। जैसे लड़कियों की जो ग्रोथ होती है, हाइट जो बढ़नी होती है, वो 16 साल तक लगभग कंप्लीट हो लेती है। ऐसे ही लड़कों की जो ग्रोथ है वो 18 ईयर तक कंप्लीट हो लेती है, उसके बाद कम ही चांस होते हैं कि उनकी हाइट बढ़े। ठीक है, तो ग्रोथ का जो क्या होता है, एक निश्चित समय होता है। ऐसे जो डेवलपमेंट है वो निश्चित समय नहीं होता, वो हमारे आजीवन चलती रहती है। ठीक है, यानी कि हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ लॉन्ग सीखते ही रहते हैं। कभी भी हम क्या है, जरूरी नहीं कि हम बचपन में ही सीखते हैं, हम बुढ़ापे में भी कोई नया काम सीख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी डेवलपमेंट है। जो ग्रोथ का जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, हमारी कॉम्प्लेक्स होती है। ग्रोथ क्या है, बिल्कुल छोटा शब्द है। ठीक है, एक नैरो कंसेप्ट होता है, और जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो बिल्कुल ब्रॉड होता है। ठीक है, ग्रोथ का संबंध क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि से होता है, और डेवलपमेंट का कंसेप्ट है जो हमारे माइंड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ग्रोथ की क्या है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा बच्चा बढ़ रहा है। लेकिन डेवलपमेंट को हम क्या है, प्रत्यक्ष रूप से ना तो हम उसको मेजर कर सकते हैं और ना ही उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। आई होप मिस सबको क्लियर हो गया होगा। सिंपल प्रोसेस मिस, जितना भी आपका फिजिकल चेंजेस होगा वो सब ग्रोथ में आएगा ना। हाँ जी, हाँ और जी, जितना भी एब्स्ट्रैक्ट वाला नाउन है, मेंटेलिटी वाला, वो डेवलपमेंट में आ जाएगा वो ना। डेवलपमेंट के अंदर आता है। यस, ठीक है, थैंक यू। मैम एक बिजनेस में इसका एग्जांपल मिल सकता है? बिजनेस में क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट में? ह्यूमन बीइंग में समझ में आ गया कि वो जब बढ़ रहा है तो ग्रोथ है, और कुछ मतलब विकास हो रहा है तो वो डेवलपमेंट है। तो मैम एक बिजनेस या कोई दूसरा एग्जांपल? देखो बेटा, बिजनेस में ऐसे है, जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस के अंदर भी जैसे वे बच्चा होता है, जैसे इन्फेंसी स्टेज होती है, ऐसे ही बिजनेस में भी क्या होता है। एक मिनट में आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मैम अभी लिखे नहीं है ठीक से मैम। कोई बात नहीं, पहले फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए आप। देखो, एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि बिजनेस में हम इसको कैसे देख सकते हैं। ये बिजनेस का आपका एक ग्राफ होता है, जिसमें बिजनेस आपका, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ, चला 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 चला, ये वाला होता है हमारा। ये होती है बिजनेस की इन्फेंसी स्टेज। यहाँ पे फिर इसका क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है। यहाँ पर फिर उसके बाद डिक्लाइन की स्टेज में चलता है। तो जैसे एक बच्चे की ग्रोथ होती है, ऐसे हम बिजनेस में देखते हैं कि हमारा बिजनेस स्टार्टिंग से कैसा चल रहा है। अगर देखो, बिजनेस की ग्रोथ दिखेगी हमें हमारे प्रॉफिट और लॉस से। ठीक है, कि हमने बिजनेस एट स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल लगाई थी और लास्ट में कितनी कैपिटल पर हम पहुंच गए हैं, वो हमारी ग्रोथ को दिखाएगा। अब यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे देखी जाएगी, यहाँ पर डेवलपमेंट ये देखी जाएगी कि जो हमारे मैनेजर हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो किस टाइप का डिसीजन ले रही है हमारे बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उनका जो डिसीजन है, इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो वाली सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है बिजनेस वाला, ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट को तो समझ में आएगा, बाकी स्टूडेंट इसको स्किप कर देगा। ठीक है भाई, ये जिसने क्वेश्चन मेरे से पूछा था उसको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस मैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलो। यस मैम। ओके ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? यस मैम। मैम प्लांट में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, प्लांट के बारे में मैम। लास्ट के बारे में क्या? प्लांट मैम, प्लांट पौधे में। मैम ये जो पढ़ाई हो रही है, मैम जो ये पढ़ाई हो रही है, ये तो एक ह्यूमन बीइंग के नेचर से हो रहा है ना, हाँ इसलिए जी, हमें इस पे फोकस करनी चाहिए। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना चाहिए, हमें इसके पर पढ़नी चाहिए, हाँ जी, है ना। इसमें बहुत सारा क्लासिफिकेशन अरे है भाई, अभी डिफरेंट किशोर स्पेसिस में। अवस्था के बारे में और बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, क्या बिजनेस और क्या प्लांट्स की हाँ, बात उसी है की यार, पढ़ाई ये तो कर तुम रहे खुद हैं, भी देख सकते हो। मैम मेरा हाँ एक जी, क्वेश्चन है। हमें इसकी पढ़ाई करनी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बताया कि ग्रोथ में बेसिकली यही होता है कि बॉडी में हमारे चेंजेस आते हैं। हाँ जी,
और डेवलपमेंट में जैसे कि आपने बोला कि ये माइंड का ही पूरा गेम है कि माइंड हमारा डेवलप होता है इन्फेंट से लेके एडोलसेंस तक हमारा हाँ माइंड जी चेंज होता है, यही हाँ जी डेवलपमेंट है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। और बेटा देखो प्लांट में हम ग्रोथ को देख सकते हैं, प्लांट में हम डेवलपमेंट को कैसे देख पाएंगे। और यहाँ पर अगर हम पॉइंट देखें तो हमारी फर्स्ट यूनिट सिर्फ और सिर्फ बच्चों की डेवलपमेंट को है कि जो हमारी डेवलपमेंट है चाइल्ड की अलग अलग स्टेजेस में किस प्रकार की डेवलपमेंट उनकी हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रही हूँ मैं, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। ठीक है, कि जो हमारे डेवलपमेंट है, जो हमारे विकास को है, वो प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, इंटेलिजेंसी, जेंडर, डिजीज एंड बाउंड, प्योर वाटर, एयर एंड सनलाइट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इकोनॉमिकल स्टेटस, स्पीसीज, इमोशनल फैक्टर्स। यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमारी डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो अब हम मैम क्या है, मैम आप पॉइंट्स को थोड़ा स्लो बोल सकते हैं क्योंकि मैं लिख नहीं, मतलब इतना फास्टली आप बोल रहे हैं कि नोट डाउन नहीं हो पा रहा। ओके ओके, मैं यहाँ पे बोर्ड पे बोलती जाऊंगी और लिखती बोर्ड जाऊंगी। मैम, हाँ आप थोड़ा धीरे बोलो बस। सबसे पहले मैम हम फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। मैम एक कुछ बोलना था मैम। बोलो बेटे। मैम इनपुट और आउटपुट के बीच का जो प्रोसेस होता है मेरे हिसाब से उसको आप कह सकते हैं डेवलपमेंट, क्योंकि इनपुट दिखता है और आउटपुट भी दिखता है और प्रोसेस जो होता है वो बीच का प्रक्रिया होता है जिसको आप किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो प्लांट में हो, चाहे एनिमल में हो, क्योंकि प्रोसेस जो होता है वो दिखता नहीं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं और जो लिख दो प्रोसेस है जो मेरे दिमाग को क्या करता है सोचने समझने के लिए प्रेरित करता है और ग्रोथ जो है वो दिखता है लोगों को। हाँ जी, देखो बेटा, अब यहाँ पर जो आप लोग अलग अलग अपने व्यूज दे रहे हैं ना, ये हम सेकंड में पढ़ेंगे, पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल डिफरेंस। ये दिखा रहा है आपके सबके की अलग अलग आपके व्यूज हैं। कोई क्या है, जिसने कॉमर्स पढ़ी है वो बिजनेस के जरिए से सोच रहा है, अभी जिसने इनपुट आउटपुट वो शायद मुझे लगता है कि कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हुआ बच्चा है जो नो प्लांट मैम, से। नो मैम, नो मैम, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। मैंने इसलिए बोला क्योंकि किसी भी फील्ड में तीन ही काम होता है, जैसे हाँ आपने जी जन्म लिया वो इनपुट है और आप जब मरेंगे वो आउटपुट है और बीच की जो प्रक्रिया है जो भी 40 60 80 साल जिएंगे वो एक प्रोसेस है जो लोगों को नहीं दिखता है। लोगों को क्या दिखता है, आप किस दिन जन्म लिए, बर्थडे डेट, और जिस दिन आप गुजरे वो होता है डेथ। और भाई बीच की आगे जो चले मैम प्रक्रिया को होती पढ़ाने है दे यार। भाई सबका अपना अपना नजरिया है, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आ गया हमें समझ में। मैम आगे चलो। चलिए माल डिस्कस कंप्लीट अपनी फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम। हेरिडिटी क्या होती है, यानी कि कुछ जो हैबिट है हमें अपने फादर और मदर से मिलती है। ठीक है, तो वो होती है हमारी हेरिडिटी, यानी कि वे गुण, वो एबिलिटी जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर आ रही है, वो है हमारे, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। यानी कि एक बच्चे की जो इंटेलिजेंसी हो गई, उसका बिहेवियर हो गया, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो उसकी हेरिडिटी से पता लगता है। ठीक है, यानी कि हमारे कुछ परसेंट हमारी आदतें होती हैं वो हमारी फैमिलीज के ऊपर होती है। ठीक है, तो जो हमारा वंशानुक्रम है, जो हमारी हेरिडिटी है, वो भी हमारी डेवलपमेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। जैसे बच्चे की जो हाइट है, ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स की जैसी हाइट होगी वैसे ही बच्चे की कदकाठी बनेगी। बच्चे का कलर है वो भी अपने माँ बाप की तरह ही बनेगा। बच्चों की जो आंखों का कलर है वो भी अपने पेरेंट्स से इफेक्ट होता है। ठीक है, तो बच्चे की जो भी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है वो सब कुछ ना कुछ हमें अपने हेरिडिटी से, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलता है।
ठीक है, तो ये है हमारी केयर टेक। उसके बाद आता है सेकंड हमारा इन्वायरमेंट। सेकंड आता है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भाई देखो, बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है ना, वो वैसी ही बातें सीखता है। हमने बचपन में भी पढ़ा होगा कि दो तोते थे, एक स्टोरी आती है जिसमें दो पक्षी हैं, वो बचपन में क्या होता, तूफान आता है, बिछड़ जाता है। एक पक्षी है, वो एक तोता है, वो तो क्या है, किसके पास पहुंच जाता है, ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। दूसरा तोता है, वो वहां पर जहां पर लुटेरे वगैरह रहते थे उनके पास पहुंच जाता है। तो जो लुटेरों के पास रहता था उसने वैसे ही बातें सीखी, और जो साधु संत के पास पहुंचा था उसने साधु संत वाली बातें सीखी। तो ऐसे ही क्या है, जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगा हम वैसे ही बातें सीखते हैं। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका प्रभाव हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर स्पष्ट दिखाई देता है। बच्चे के अंदर बहुत सारी स्पेशल कुछ हैबिट होती है, बच्चे का जो बिहेवियर होता है डेली का, जो उसका जैसे स्कूल जा रहा है, उसका आस पड़ोस कैसा है, उसका परिवार का प्रभाव उसके ऊपर स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अगर हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, अगर हमारे आस, तो हम क्या है, हमारे अंदर जो गुण है वो भी अच्छे दिखाई देंगे। अगर हमारा इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, मान लीजिए लड़ाई झगड़े हो रही है डेली हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, हम पड़ोसियों का झगड़ा देखें तो बच्चा भी वही झगड़ा करना ही सीखता है। ठीक है, तो हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं हमारे ऊपर ऐसा ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट है उसका एक बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। आप खुद नोटिस करना, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप जैसे बोलते हो ना वो वैसे ही करता है। ठीक है, आपको देख के सीखता है वो बच्चा। ठीक है, तो हमारे अगर हमारे घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो वो चीजें, वो संस्कार हमारे बच्चे के अंदर भी दिखाई देंगे। अगर हमारे घर का इन्वायरमेंट खराब है, ठीक है, तो बच्चे के अंदर वैसा ही गुण दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा इन्वायरमेंट है जो इफेक्ट डालता है। तीसरा है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, अभी कभी हमारी इंटेलिजेंस किस प्रकार हमारी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने अपनी स्टडी में देखा कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनका माइंड तेज है, जो तीव्र बुद्धि वाले इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनके शारीरिक और मानसिक विकास जिन बच्चों की मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा तेज होती है। यानी कि एक स्टडी के दौरान ये पाया गया कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो आपके जो बच्चे बिल्कुल मंद बुद्धि के हैं उनसे काफी आगे होते हैं। ठीक है, तो जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है उनकी क्या हो रही है, ग्रोथ डेवलपमेंट भी अच्छी हो रही है। यानी कि जो क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे हैं वो जल्दी सीखते हैं। ठीक है, और जो बच्चे थोड़ा नॉर्मल से होते हैं वो उस स्पीड में सीखते हैं। ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली बालक है 11 महीने में, सामान्य बुद्धि का बालक 16 महीने में बोलना सीखता है। जो बच्चा क्रिएटिव माइंड का है, एक स्टडी के दौरान ये पाया गया, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव माइंड का है, वो 11 महीने की उम्र में बोलना शुरू कर देता है। और एक जो नॉर्मल बच्चा है वो 16 मंथ का होने के बाद बोलना सीखता है। ठीक है, तो जो हमारी इंटेलिजेंसी है वो भी हमारी डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालती है। अब आप देख लेना, कोई भी छोटा बच्चा है, एक बच्चा ऐसा होता है जिसको हम एक बार समझा दिया क्वेश्चन उसको उसी बार में समझ में आ जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2 बार में समझाना पड़ता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कई बार समझाना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारी इंटेलिजेंसी है वो भी हमारे डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालती है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा यहाँ पर जेंडर। अब जेंडर देखते हैं किस प्रकार इफेक्ट डालता है। जेंडर, जो बच्चों की जो फिजिकल होती है और जो मेंटली जो डेवलपमेंट होती है उस पर हमारे जेंडर का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे क्या है, बेबी का बर्थ होता है, बर्थ के समय जो एक लड़का होता है, बॉय पैदा होता है तो उसका आकार बड़ा होता है, परंतु बाद में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। अब देखो, जेंडर का भी हमारे डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है ना उस टाइम पे तो जो लड़का होता है उसका वेट लड़की के वेट से ज्यादा होता है, लेकिन जब एडोलसेंस की बात आती है ना तो एडोलसेंस की एज में लड़की की जो डेवलपमेंट है और जो लड़की की जो ग्रोथ है वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी होती है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार जेंडर का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है आपका डिजीज एंड कॉम।
डिजीज एंड बाउंड, कोई भी रोग है, कोई भी डिजीज है, किसी को बचपन से कोई बीमारी है या कोई चोट लग गई है, मान लीजिए कोई बच्चा लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो उसकी क्या है, जो उसकी फिजिकल जो डेवलपमेंट है, फिजिकल जो ग्रोथ है, उसमें भी बाधा आती है, क्योंकि जो बच्चा बीमार चल रहा है वो बिल्कुल पतला सा ऐसे लग रहा है, ठीक है, और उसका क्या है, बीमार चलने की वजह से उसकी ग्रोथ भी रुकी हुई है, उसकी डेवलपमेंट भी रुकी हुई है। मान लीजिए एक बच्चा 2 महीने तक स्कूल में नहीं जा पाता क्योंकि वो बीमार हो गया, बीमार हो गया तो बीच का जो 2 महीने का जो काम था वो तो उसको समझ में नहीं आया, उसमें बाधा आई, तो जो भी डिजीज होती है या कोई चोट लग जाती है, तो उससे भी क्या, मान लीजिए कोई चोट, उसके सिर पे चोट लग गई, सिर पे चोट लग गई, तो उसका जो मेंटली डेवलपमेंट है उसमें क्या होएगी, हर्डल आएगी, ठीक है, उसमें बाधा आएगी। तो जो हमारे डिजीज है उसके कारण भी हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके साथ साथ हमारी मेंटली डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब बंदा बीमार रहेगा, बिस्तर पे लेटा रहेगा, तो क्या हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है, उसको गुस्सा ज्यादा आने लग जाता है, ठीक है, तो डिजीज एंड बाउंड भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्योर वाटर, एयर एंड सनलाइट, ये किस प्रकार इफेक्ट डालता है, pure water, air and sunlight. प्योर वाटर, एयर एंड सनलाइट, ये किस प्रकार इफेक्ट डालते हैं? प्योर वाटर, एयर एंड सनलाइट बालक के विकास के लिए क्या जरूरी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो एक बच्चे का जो पोषण होता है, जो डाइट होती है, इसमें वे तत्व पाए जाते हैं जो दोषों और रोगों को नष्ट करने की शक्ति इनसे मिलती है। प्योर वाटर पिएंगे, अच्छा पानी पिएंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चा कम बीमार पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम गंदा पानी पी रहे हैं तो उसमें कुछ बीमारियां हमें लग जाएगी, पानी से होने वाले जितने भी डिजीज है वो हमें लग जाएंगे, अब डिसीज लग जाएंगे तो फिर वही हमारे डेवलपमेंट में बाधा आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर वायु अगर ज्यादा पोल्यूशन हो गया, अब आपने लास्ट में देखा एग्जांपल, दिल्ली में लगा लो, यहाँ पे हरियाणा में लगा लो, एयर पोल्यूशन की वजह से कितने दिन हमारे स्कूल बंद रहे हैं, कम से कम 10 डेज, तो क्या है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर एयर अगर पोल्यूशन नहीं है तो हमारी डेवलपमेंट अच्छी होती है, अगर एयर में क्या पोल्यूशन ज्यादा हो गया तो उससे क्या है, हमें खांसी, जुकाम, गले का दर्द, अस्थमा, ये सारी बीमारियां हमें लग सकती है। सनलाइट भी हमें बहुत इफेक्ट डालती है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। विटामिन डी है, हमें सनलाइट से मिलता है। आप क्या है, ऐसा करके देखना 20 दिन ना बिल्कुल सन के लाइट में आना ही मत, आपको खुद फील होने लगेगी अपने अंदर की मेरे अंदर कुछ कमी है, ठीक है। तो जो प्योर वाटर, एयर एंड सनलाइट अगर हमें अच्छे से मिल रहा है तो हम क्या है, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हमारी डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो इस प्रकार इसका भी हमारे ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो मैम ऐसे तो जो दिल्ली में बच्चे पैदा होंगे उनकी तो ग्रोथ बहुत कम होगी। नहीं, ग्रोथ कम नहीं होगी बेटा, इफेक्ट करेगी, क्योंकि बार बार बच्चा क्या है, बीमार होएगा। सॉरी डेवलपमेंट कम होगी मतलब। वाली आपके क्या हुए, यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है बेटा। 1 मिनट में ना, जस्ट 1 मिनट फैन ऑफ कर देती हूँ। बस इन्होंने ये बोला कि हमारी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ता है हमारी प्योर वाटर का, एयर का और सनलाइट का, ठीक है। बात दिल्ली की नहीं है, जहां पर भी पोल्यूशन होगा वहां पर बीमारियां तो फैलेंगी। आगे आता है हमारा मैम एक और क्वेश्चन पूछना था, आपने पूरा पढ़ा दिया। इंटेलिजेंस वाले में आपने लिखा था कि जो क्रिएटिव माइंड है उसमें 11th मंथ एक बच्चा समय लेता है और जो नॉर्मल माइंड है उसमें 16 मंथ बच्चा एक लेता है मतलब। तो फिर मैम क्रिएटिव माइंड मतलब बच्चा पैदा होने से 11 मंथ या नॉर्मल टाइम? नॉर्मल टाइम बोला बेटा। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। इन्होंने स्टडी में बोला है कि नॉर्मल जो बच्चा, नॉर्मल टाइम बोला एक बच्चे का बोलने का, वो 11 महीने बताया है इन्होंने। ओके मैम थैंक यू। यहाँ में आगे चलो, हेलो मैम, हाँ जी, पर इंटेलिजेंसी वाला रिपीट कर सकते हैं?
हाँ जी, कर सकती हूँ, क्यों नहीं। देखो बेटा, इंटेलिजेंसी का भी हमारे डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है इंटेलिजेंसी का? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपके घर में भी बच्चे होंगे, एक बच्चा तो इतना आप बोलते हैं बड़ा इंटेलिजेंट है, 1 मिनट में इसको बताया और इसने अपने आप ही कर लिया, समझ में आ गया। एक बच्चा ऐसा है कि जिसको हम 2 बार या 3 बार समझाते हैं तब जाकर उसको बात समझ में आती है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट बच्चा है जो इंटेलिजेंसी का इस तरीके से हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ओके। अब आगे आता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ग्रंथि जिनको बोलते हैं। जो हमारा एक चाइल्ड होता है उसके शरीर में अनेक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ठीक है, और उसमें से क्या है, अनेक, जो हमारा अनेक रसों का स्राव होता है, यही रस जो क्या है बालक के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जब ये ग्लैंड्स का स्राव ठीक प्रकार से ना हो तो बालक का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। जैसे थायराइड ग्लैंड हो गई, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है उसमें थायरैक्सिन नामक एक रस होता है जो बालक के क्या है उसकी हाइट को प्रभावित करता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड्स होती है, थाइमस ग्लैंड होती है, ये अधिक एक्टिव बनाने में मदद करती है। तो ठीक है, तो जो हमारी ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो भी हमारे डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती है। कैसे? जो हमारी थायराइड ग्लैंड है इसमें कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो हमारी हाइट को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट हमारी हाइट के ऊपर पड़ता है। ऐसे ही जो हमारी पीनियल ग्लैंड्स और थाइमस ग्लैंड है वो हमें ज्यादा एक्टिव बनाते हैं। देखो कुछ बच्चे तो होते हैं बिल्कुल सुस्त, लेजी, मेरा बेटा बिल्कुल लेजी है, वो कुछ काम करके खुश नहीं है। मेरी बेटी है, उसे छोटी है, 5 साल की है, वो बड़ा एक्टिव रहती है, उसको मैं कभी भी बोलूं एक बोल से उठ जाती है। ठीक है, तो जो ये हमारे अंदर जो बच्चों की जो ग्लैंड्स होती है वो भी उसको इफेक्ट डालती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस हमारा। ठीक है, मैम अगर पॉसिबल है तो आप ना एक बारी लैंडस्केप कर लीजिए अपना कैमरा, क्योंकि वो क्लियरली दिख नहीं रहा। आपको पॉइंट नहीं दिख रहे? ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो आप थोड़ा एक बारी कैमरा लैंडस्केप कर लीजिए इफ पॉसिबल। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं बोल तो रही हूँ ना आपको। 8th जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिकल स्टेटस। अब तक मैंने पढ़ा आप अपने फोन को लैंडस्केप में कर दीजिए। बीच में ना फिर फोन को मैम टर्न कर दीजिए ताकि मैम फोन लैंडस्केप हो जाएगा ना तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, बिकॉज वो क्लियरली दिख ही नहीं रहा, तो आप उसे लैंडस्केप कर लीजिए बस, दैट्स इट। 1 मिनट बेटा। अब देखो आप मैम अरे कुछ आप फोन लोग को अपना घुमाना फुल पड़ेगा, स्क्रीन आपको पे डालो लैंडस्केप ना। करना पड़ेगा। नहीं हुआ मैम अभी भी। आपका बोर्ड पूरा क्लियर दिख रहा है। मैम आप ट्राइपॉड है आप ना तो लोग उसको अपना घुमा फुल लीजिए स्क्रीन बस डालो। आप। मैम आपका क्लियर है सब कुछ, वो स्टूडेंट्स को बोलिए। आप लोग अपना फुल स्क्रीन डालो यार। मैम का पूरा ठीक है। दिख तो रहा है यार। चलो करें आगे। अब तक हमने किया है हेरिडिटी, सेकंड एनवायरनमेंट, थर्ड पॉइंट क्या है हमने इंटेलिजेंसी, फोर्थ पॉइंट क्या है हमने जेंडर, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमने डिजीज एंड माउंट, सिक्स पॉइंट क्या है हमने प्योर वाटर, एयर एंड सनलाइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं इकोनॉमिकल स्टेटस, अब ये देखेंगे कि जो हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस है वो किस प्रकार हमारे डेवलपमेंट में इफेक्ट डालता है। देखो हमारा जो बच्चा होता है ना उसके अंदर जितना हम उसको मोटिवेट करते हैं वो भी क्या उसके डेवलपमेंट में योगदान देता है। जब हम बच्चे को क्या है जो इंटेलिजेंसी के विकास के लिए अगर हम उसको टाइम टू टाइम क्या उसको अगर पुरस्कार मिलते हैं, पदोन्नति सुविधाएं आदि प्रेरणा प्रदान करते हैं। एक बार ना मैं बुक से बोल रही हूँ उसके बाद आपको समझाऊंगी। इकोनॉमिकल स्टेटस में ये बताया गया है कि जो एक बच्चा होता है उसके डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारे बौद्धिक विकास के लिए पुरस्कार,
हमारे पदोन्नति सुविधाएं आदि की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इससे विकास उचित दिशा में होता है। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर आर्थिक स्थिति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आर्थिक समस्या है तो बच्चे को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, जिससे शारीरिक विकास पूर्ण नहीं होता है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति होती है, जिससे असंतोषजनक एवं कुंठा का जन्म होता है, जिसका शारीरिक व मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखो भाई, इकोनॉमिकल स्टेटस का क्या प्रभाव पड़ा है हमारे ऊपर। जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसका भी कुछ ना कुछ हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, एक बच्चा है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसको एक तो क्लास में उसको बुरा फील होता है क्योंकि उसका जो सारी चीजें होती है वो बाकी बच्चों से अलग दिख रही है। दूसरा, उसके घर में आर्थिक तंगी चल रही है तो पेरेंट्स के भी झगड़ा रहता है, मम्मी पापा का डेली झगड़ा रहेगा, पैसों को लेकर झगड़ा रहेगा। बच्चा उस झगड़े को डेली देखेगा तो उसके माइंड पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और उसका क्या है, जब झगड़ा रहता है उसके ऊपर भी, डेवलपमेंट के ऊपर भी। और दूसरा, उसको क्या है, जो बैलेंस डाइट है वो भी उसको नहीं मिल पाएगी तो क्या है भाई, उसके डेवलपमेंट के अंदर कुछ ना कुछ बाधा जरूर आएगी। बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, बच्चा भी जब ऐसे डेली के झगड़े देखता है तो बच्चे का भी बिहेवियर में वही चीजें आ जाती है, ठीक है। बच्चा भी क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसके मन में भी क्या है, असंतोष की भावना पैदा हो जाएगी, जिससे क्या उसका शारीरिक और मानसिक, जो उसका मेंटली है और जो फिजिक्स है, उस दोनों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमारे इकोनॉमिकल स्टेटस में अगर जिसका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है तो बच्चा क्या है, वो बार बार उसको लड़ाई झगड़ा वो देखता नहीं, सारी चीजें अच्छी देख रहा है। तो क्या है, यहाँ पर अगर ज्यादा बुरी स्थिति है ना हमारी आर्थिक स्थिति तो इफेक्ट डालती है, बाकी नॉर्मल कोई किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा ऐसा हो जिसमें बच्चे को सारी चीजें टाइम पर मिले तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती रहेगी। आगे आता है हमारा स्पीसीज में क्या है, जो हमारे बहुत सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या स्टडी की है कि जितने भी स्पीसीज हैं उनमें क्या, जो स्पीसीज है उनको भी डेवलपमेंट का एक कारक माना है। उनका मानना ये है कि मान लीजिए आपके उत्तरी यूरोप की अपेक्षा जो भूमध्य सागरीय बच्चे हैं उनका विकास तेज गति से होता है। भारत में आदिवासियों का बौद्धिक विकास अन्य लोगों की अपेक्षा पीछे पाया गया, यानी कि इन्होंने बोला है कि जो हमारी प्रजाति है उस करता है। अब देखो, हम नॉर्मली यहाँ पर कोई गांव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, लेकिन कुछ जनजाति ऐसी हैं जो जंगल में रह रही हैं आज के टाइम पे भी, ठीक है। तो उसका कैसे इफेक्ट पड़ा, जो बीच में रह रहे हैं बच्चे वो ग्रोथ सही चली हुई है इनकी, और जो मान लीजिए जंगल में रह रहे हैं उनकी स्पीसीज प्रजातियां, जो आपकी शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो वहां पर रह रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट हमसे पीछे चल रही है। बस यही इन्होंने बताया, क्योंकि वो हमारे साथ जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो आप एजुकेशन से ले लो, आप चाहे वो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज ले लो, क्योंकि उनके पास सुविधाओं की कमी है और इस वजह से क्या है, उनकी डेवलपमेंट पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा। ज्यादा इफेक्ट नहीं है, थोड़ा इफेक्ट ये पड़ा कि वो हमसे कुछ चीजों में पीछे रह गए। आगे आते हैं हमारे इमोशनल फैक्टर। हमारा इमोशनल फैक्टर भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है। कैसे, जैसे हमारा अगर हमारे ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, हम चिंता ज्यादा कर रहे हैं, तो बालक का क्या है, जो मेंटली है और जो इंटेलिजेंस है उसके विकास में बात, जो बच्चा मान लीजिए किसी बच्चे को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसका गुस्सा हमें दिखाई देगा, वो चीजों को तोड़ेगा, ठीक है। तो समझने की, हम उसको प्यार से समझाएंगे तब भी वो समझने की कोशिश नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो हमारे इमोशन है वो भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट की कौन कौन से फैक्टर हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हेरिडिटी जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिली है, जो गुण हमारी, जो हैबिट हमारी पेरेंट्स से मिली है वो इफेक्ट डालती है। दूसरा, एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वैसी ही हैबिट हम अडॉप्ट करती है, ये इफेक्ट डालता है। इंटेलिजेंसी का पॉइंट हमने पढ़ा था, यानी कि इंटेलिजेंट बच्चा जल्दी चीजों को सीखता है बजाय कि एक मंद बुद्धि के बच्चे की। जेंडर का भी इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। जेंडर का क्या है कि जन्म के समय तो लड़के का ग्रोथ जल्दी दिखती है, और जब मैच्योरिटी की स्टेज आती है, एडोलसेंस की स्टेज आती है, तो लड़की की ग्रोथ जल्दी होती है। उसके बाद डिजीज एंड बाउंड भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। कोई गंभीर चोट अगर हमें लग जाती है तो वो भी हमारे विकास में बाधा डालती है। दूसरा पढ़ा था हमने, प्योर वाटर, एयर एंड सनलाइट, ये तीनों ही चीजें अगर अच्छी मिल रही है तो हमारी ग्रोथ अच्छी चल रही है, नहीं तो बीच में हम बीमार पड़ सकते हैं। आगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हमारे डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव डाल रही है।
एक आता हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस हमने देखा, स्पीसीज एंड इमोशनल फैक्टर। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारी इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, अफेक्ट डाल रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बस एक टॉपिक और कराऊंगी, डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर एवरीवन? यस मैम एक और Yes, स्पीशीज ma'am. का जो फैक्टर है वो रिपीट कर दीजिए। स्पीसीज वाला, स्पीसीज में इसमें यही बताया गया कि हमने एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर हमारी स्पीसीज का भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। स्पीसीज में इसमें बताया गया है कि जो बच्चे हमारे बच्चों का जो मान लीजिए जिसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं बच्चे को, वो जल्दी सीख पा रहा है। और जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जो जंगलों में रहते हैं, कुछ जनजाति ऐसे होती हैं जो हमारी जंगलों में रहती है, तो उनके पास सुविधाओं की कमी के कारण बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ इफेक्ट कर रही है। बस इतना ही मैंने बताया। क्लियर? यस मैम। आगे चले। यस मैम। आगे आता है आपका डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रिंसिपल आते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। अब देखिए भाई, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सेकंड है हमारा, साथ के साथ लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सीरियलाइजेशन, सीरियल के अकॉर्डिंग यानी कि क्रमबद्धता का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स, सामान्य से वशिष्ठ अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी तब भी बोलूंगी साथ साथ। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट आएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डाइवर्सिटी, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। उसके बाद आएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता का सिद्धांत। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ फुल डेवलपमेंट, समग्र विकास का सिद्धांत। एंड लास्ट पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। मैम लास्ट के तीन वाले पॉइंट्स रिपीट कर दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ फुल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फुल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। मैम पेज नंबर बताएगा बुक में? बुक में बेटा पेज नंबर है आपका 7, पेज नंबर 7 से स्टार्ट होता है आपका। 7 और 8 पे आपकी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे रखे हैं। ओके मैम। उसके बाद ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी स्टेज, ये मैं कल कराऊंगी।
प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन के बाद है बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ फुल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। ये बताता है कि जो एक मनुष्य होता है उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलता रहता है, वॉक टू टर्म, ठीक है। वॉक टू टर्म हमारा चलता रहता है कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो कभी भी नहीं रुकती। जिस प्रकार आप देखते हो कि एक 6 महीने के बच्चे के क्या है दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ये दांत अचानक नहीं निकलते, ठीक है। वास्तव में जो दांतों का जो विकास है वो हमारी भ्रूणावस्था से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। और जन्म के 6 महीने बाद दांत मसूड़ों से निकलना शुरू करते हैं और अंततः विकास निरंतर चलता रहता है। इसने ये बोला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, यानी कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है। और ये हमारे विकास की प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है। आज हम कुछ सीख रहे हैं, आगे हम कुछ सीखेंगे, ठीक है। हम जरूरी नहीं कि हम स्कूल से ही सीख रहे हैं, हम अपने आस पड़ोस से भी सीख रहे हैं, हम अपने घर वालों से भी सीख रहे हैं, ठीक है। आगे आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सीरियलाइजेशन, क्रमबद्धता का सिद्धांत, यानी कि जितने भी प्राणी हैं उनमें क्या होता है, जो एक विकास होता है ना, जो डेवलपमेंट होती है वो एक निश्चित पैटर्न से होती है। ये नहीं कि बच्चा एकदम पैदा हुआ और अगले मेरे कितना होगा, नहीं, बच्चे में क्या होता है एक निश्चित पैटर्न फॉलो किया जाता है। सभी बच्चों में जो वृद्धि होती है वो आपकी सिर से लेकर पैर तक होती है, ठीक है। सबसे क्या होता है, बच्चों की जो वृद्धि होती है सिर से पैर तक होती है। पहले स्टार्टिंग में यहाँ से बनना शुरू होगा और नीचे की चीजें बनेंगे, ठीक है। तो सिर से पैर तक होती है। सभी बच्चे पहले बैठना सीखते हैं, उसके बाद क्या है वो क्रोलिंग करना सीखते हैं और उसके बाद वह खड़ा होना सीखते हैं। तो स्पष्ट होता है कि बच्चों में जो एक पैटर्न होता है वो एक जैसा एक निश्चित क्रम में फॉलो किया जाता है। और ये पैटर्न ये नहीं कि यहाँ इंडिया में आप कहीं जा लो, सब जगह पैटर्न यही होता है। चाहे आप इंग्लैंड में देख लो, उनमें भी बच्चे पहले जन्म लेंगे, फिर क्या है वो धीरे धीरे बैठना सीखेंगे, क्रोलिंग करना सीखेंगे, देन वो चलना सीखेंगे। तो जो हमारा पैटर्न है, जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो सीरियलाइजेशन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, एक सीरीज के अकॉर्डिंग चलती है। और बच्चों में वृद्धि सिर से लेकर पैर तक होती है। पहले सिर का विकास होता है, बाकी अंगों का विकास होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हो तो बता देना, नहीं तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चल रही हूँ। आगे आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स। इसमें आता है आपका सामान्य का सिद्धांत। आप खुद भी देख लो, जब भी हमें चीजें जो इजी चीजें है ना वो हम जल्दी सीखते हैं, मुश्किल चीजें थोड़ा उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, जो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उसमें भी पहले बच्चा सिंपल चीजें सीखता है, ठीक है। पहले बच्चा हाथ पैर मारना सीखता है, उसको बाकी होल्ड करना, जैसे पेन होल्ड करना, ये तो उसको बाद में आता है। पहले उसने क्या है चीजों को सिर्फ पकड़ना सीखा, उसने पहले पेन को ऐसे पकड़ना सीखा। जो छोटा बच्चा होता है ना वो पेन उसको ऐसे पकड़ना थोड़ी ना आता, पेन जैसे हम लिखते हैं वो कैसे पकड़ेगा, वो तो ऐसे पकड़ेगा मुट्ठी में, ठीक है। तो पहले उसने पेन को ऐसे पकड़ना सीखा, धीरे धीरे जैसे वो पढ़ना स्टार्ट करता है उसको हम पेन ऐसे पकड़ना सिखाते हैं, ठीक है। तो हम क्या है जो हमारी डेवलपमेंट है वो सामान्य से कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में चलती है, ठीक है। पहले बच्चा तो सिर्फ इधर उधर हाथ करता था, फैलाता था, परंतु धीरे धीरे जैसे उसकी डेवलपमेंट हुई वो किसी चीज को होल्ड करना सीख गया। इसी प्रकार पहले बच्चा सभी को संबोधित करने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करता था। पहले बच्चा बोलना सीखता है, जब स्टार्टिंग में सबको वो माँ 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 पापा पापा ऐसे बोलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है वो सीख जाता है, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरी दादी जी हैं, ये मेरे पापा है, ये मम्मी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब बच्चा पहली बार बोलना सीखता है तो सबको वो माँ ही कह के पुकारता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन
विकास की प्रक्रिया जो होती है हमारी, वो इंटीग्रेशन के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार पहले बालक संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों से चलना सीखता है। पहले बालक पूरे हाथ का प्रयोग करता था किसी वस्तु को होल्ड करने के लिए, और धीरे धीरे क्या कर रहा है, अब उंगलियों का प्रयोग कर रहा है। तो ये होता है इंटीग्रेशन, यानी कि पहले वो कंप्लीट चीज को उठाने की कोशिश करता है, और उसके बाद जैसे जैसे उसको समझ आती है जो चीज उसके काम की सिर्फ उसी चीज को लेता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का सिद्धांत। जैसे इन्होंने बताया कि पहले बच्चे ने होल्ड करना सीखा, फिर धीरे धीरे, यानी कि पहले उसने अपने पूरे हाथ का प्रयोग करता था, अब वैसे क्या है, जिस चीज का यूज होता है सिर्फ उसी को यूज कर रहा है, जैसे सिर्फ उंगलियों का यूज करता है। उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, एक रूपता का सिद्धांत। वृद्धि में विकास की जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो सभी में होगी, अर्थात जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक व्यक्ति में हो रही है, वह विकास दूसरे में नहीं। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी यानी कि ये नहीं कि मेरी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी मेरी बहन के काम आ जाएगी, जी नहीं, सबकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, आपकी इसमें बोला है एक व्यक्ति का विकास होता है, दूसरे व्यक्ति का भी वही विकास हो रहा है। विकास और वृद्धि की प्रक्रिया में अंतर हो सकता है, परंतु विकास होगा अवश्य। देखो भाई, जो स्टेजेस होती है ना वो डिफरेंट हो सकती हैं दो बच्चों में, लेकिन होगी जरूर। अब आप दो बच्चे देख लो एक साथ, मान लीजिए तो जुड़वा बच्चे हो गए हैं। ठीक है, जुड़वा बच्चों में क्या है, एक बच्चा हट्टा कट्टा होता है, एक बेचारा थोड़ा सा कमजोर होता है। देखो कमजोर वाले में थोड़ा धीरे चल रहा है पैटर्न, जो हट्टा कट्टा बच्चा है उसके अंदर जल्दी चीजें वो सीख रहा है। तो क्या है, यूनिफॉर्मिटी, दोनों का विकास हो रहा है। ये हो सकता है कि प्रोसेस वो स्लो हो सकती है लेकिन डेवलपमेंट दोनों बच्चों की होगी। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी है हमें यही बताता है कि एक रूपता का सिद्धांत की जो वृद्धि और विकास है सभी में होगा। ठीक है, तो हाँ ये है कि प्रोसेस थोड़ी स्लो हो सकती है लेकिन विकास सभी का होगा। आगे आता है आपका प्रोसेस ऑफ है हमारा प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन जॉइंट रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। भी एक प्रिंसिपल इसने बताया है कि जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। यानी कि किसी भी बच्चे की जो भी वृद्धि है और विकास है उसकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का पूर्ण रूप से उसके ऊपर इफेक्ट होता है। बच्चा जो भी कोई भी मेंटली और कोई भी सोशली जो डेवलपमेंट होती है वो उसके हेरिडिटी से और वातावरण के बुनियाद का कार्य करते हैं। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में दोनों का समान महत्व है। इन्होंने ये बता, देखो अगर किसी के घर में सोशलाइजेशन के प्रोसेस ज्यादा है, समाजीकरण की भावना ज्यादा है, तो बच्चा भी वैसा ही होएगा। कुछ फैमिली ऐसी होती है जिनको मतलब क्या है वो सिर्फ काम से काम रखते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते, तो वो सारा इफेक्ट हमारे बच्चे के अंदर भी आता है। ठीक है, तो क्या है जो हमारी ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है, जो हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट का है वो भी हमारे इसके ऊपर प्रिंसिपल के अंदर ये भी शामिल होता है। उसके बाद आपका प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या बताता है कि डेवलपमेंट की जितनी भी स्टेजेस होती है, कौन सी स्टेज आएंगे, आप आगे बढ़ोगे डेवलपमेंट की स्टेज अभी तक आपने नहीं पढ़ी है। यहाँ पर आपने डेवलपमेंट की जो स्टेजेस आएंगी जैसे आपका इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट आदि क्या होती है एक दूसरे से कोरिलेट करती है। ठीक है, इसमें किसी भी एक दिशा में होने वाली जो डेवलपमेंट है वह सभी दिशाओं में होने वाले विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि आपके जो बिहेवियर में जो चेंज है उसके बाकी चीजों पर भी इफेक्ट पड़ेंगे। यानी कि एक जो आपका जो स्टेज है उसका जिस डेवलपमेंट जिस प्रकार से हो रहा है, दूसरे बाकी के जो आपके जैसे बिहेवियर, सोशल, मेंटली और फिजिकल, उनमें भी उसी रेशियो में क्या होएगी, डेवलपमेंट होएगी। तो इसमें ये बताया गया प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन में कि आपके डेवलपमेंट के जितने भी स्टेजेस होते हैं, अगर एक स्टेजेस में डेवलपमेंट चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारी दूसरी स्टेजेस के ऊपर भी जाएगा। ठीक है, आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ फुल डेवलपमेंट। समग्र विकास का अर्थ है यहाँ पर हमारा पूर्ण रूप से विकास होना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हैं कि एक मनुष्य के व्यक्तित्व में विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता है। यानी कि जितने भी एस्पेक्ट हैं हमारे बिहेवियर के, लगा लो फीचर, सबका जो डेवलपमेंट है वो एक साथ चलता है। तो किसी भी बच्चे में क्या है, सामाजिक विकास हो रहा है,
अगर एक बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है तो उसके अंदर क्या, उसका मेंटली डेवलपमेंट भी चल रहा है, उसका बिहेवियल टर्म भी उसके साथ चल रही है। तो सभी विकास की प्रक्रिया एक साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने सोशल डेवलपमेंट हो गई और उसके बाद आपका दूसरा विकास हुआ, जी नहीं। अगर आप सोशलाइजेशन की प्रोसेस में आप किसी से मिलते हो, समाज में मिलते हो, तो बच्चा वहां से भी 2-4 बातें सीखता है। तो 2-4 बातें क्या, उसकी मेंटल से रिलेटेड हुई, वो बातें उसके दिमाग में गई और उसके बाद उसने बिहेवियर करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फुल डेवलपमेंट, यानी कि हमारी पूरी डेवलपमेंट एक साथ होती है। उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग क्या होता है आपकी, वृद्धि और विकास की जो प्रोसेस होती है उसमें आपकी लर्निंग और मैच्योरिटी दोनों का क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। लर्निंग का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, जैसे हम हंसते हंसते, जैसे लर्निंग का क्या है हमारा दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, जैसे हम हंसते हंसते कई बार हमारी जुबान लड़खड़ाने लग जाती है, जैसे हम बोलते बोलते एक आधा वर्ड ऐसा कि जो तुतला के बोल जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो मैच्योरिटी है उसमें वृद्धि, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रभाव पड़ता है। ये प्रभावित विकास सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं वो हमें ज्ञान से, वो क्या है, सिद्धांतों के ज्ञान से ज्ञात होता है। विकास के जितने भी सिद्धांत हैं उससे हमें ज्ञात होता है कि बच्चे में कब और किस प्रकार के बिहेवियर की अपेक्षा करनी चाहिए। इन प्रिंसिपल्स के द्वारा टीचर्स को बच्चे के डेवलपमेंट को समझने में सहायता मिलती है तथा अध्यापक बच्चों की लर्निंग करने की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हमने पढ़े थे, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या पढ़ा हमने, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ सीरियलाइजेशन, principle of simple to complex response, principle of integration, principle of individual diversity, principle of uniformity, and process of growth and development is joint result in heredity and environment, principle of correlation, principle of full development, and principle of maturity and learning. अगर किसी को इनमें से कोई पॉइंट ना समझ में आया है तो मेरे से फिर से पूछ सकते हो। कोई नहीं बोला, इसका मतलब सबको समझ आ गया है। हेलो मैम, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बता दीजिए दोबारा से। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें बताया गया है कि इंटीग्रेशन के सिद्धांत का पालन होता है पहले। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण, पहले मान लीजिए जो बच्चा जो पेन होल्डिंग वाला एग्जांपल लिया था, इसमें ये दिया गया है, इसके अनुसार बालक पहले पूरे अंक को फिर अंक के भागों को चलाना सीखता है। ठीक है, पहले बच्चे ने जब सीखा तो मान लीजिए मैंने फोन उठाया तो मैंने पूरा ऐसे, मैंने पेन उठाया तो मैंने ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे मुट्ठी में पकड़ता है बच्चा, और फिर धीरे धीरे जैसे वह समझता है तो वह इसको फिर ऐसे पकड़ना सीख जाता है। ठीक है, तो पहले बच्चा पूरे शरीर का, पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा था और फिर धीरे धीरे उसको होल्ड करने के लिए वह सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करने लगा। इसको बताया गया इसने इंटीग्रेशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके मैम। और किसी को दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ पूरे का और फिर मैम रिपीट कीजिए मैम। ओके, फिर से स्टार्टिंग से बता दूं एक बार, मोटी मोटी बातें जो हमने अब तक पढ़ी है। ओके मैम। यस मैम। देखो, स्टार्टिंग से हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके डिफरेंस हमने पढ़े, और उसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े डेवलपमेंट के, और उसके बाद हमने प्रिंसिपल पढ़े। ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में हम ये देखते हैं, ग्रोथ का मतलब वो पढ़ा था हमने फैलना, कि किस प्रकार बढ़ता है हमारा शरीर। तो ग्रोथ से अभिप्राय मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना है। इसमें हमारा, हमने पढ़ा था कि हमारा आकार में भी वृद्धि होती है, हमारी लंबाई में भी वृद्धि होती है, हमारा वेट भी बढ़ता है। ये सारी चीजें यानी कि जो हमें दिखाई देती है वो हमारा ग्रोथ के अंदर आता है। तो डेवलपमेंट के अंदर जो हमारे मेंटली जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो हमने डेवलपमेंट के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, ग्रोथ क्या बताती है हमें, ग्रोथ है ये बताती है कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ इज इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ, ब्रेथ, वेट एंड एक्सपेंडेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, माइंड एंड स्ट्रक्चर। इसमें यानी कि जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आए वो हमने ग्रोथ के अंदर पढ़ा। और उसके बाद डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसमें हमारी development refers to the complex set of process involved in the emergence to a mature
फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए फर्टिलाइज्ड ओव, इसमें बताया गया है कि इसमें विकास में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का एक समूह होता है जिसमें हम क्या है एक निषेचित अंडा एक परिपक्व व्यक्ति तक उसका उदय होता है। इसने बोला है कि जो हमारी मेंटल से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी हमारी डेवलपमेंट के अंदर आती है। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोगों को पता लग ही गया। ग्रोथ हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर होगी हमारी, जिसको हम माप सकते हैं। डेवलपमेंट हमारे माइंड से रिलेटेड होगी, इसको माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं, वो हमें दिखाई दे रही है। ग्रोथ दिखाई दे रही है, डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, डेवलपमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ये सिंपल होती है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ये इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ है, आपके डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर हमने पढ़ा था हेरिडिटी। हेरिडिटी जो हमें वंशानुक्रम जो हमें मिलती है अपने पेरेंट्स से, जो हैबिट हमें मिलती है वो इफेक्ट डालती है। दूसरा क्या है, हमारा इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं ना हम वैसे ही बातें सीखते हैं। तीसरा इंटेलिजेंसी का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। जेंडर का भी हमने पढ़ा था, जेंडर में ये बताया था बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम लड़के की ग्रोथ जल्दी होती है, और जब आपकी एडोलसेंस किशोरावस्था आती है तो उस टाइम पे लड़कियों की ग्रोथ जल्दी होती है। उसके बाद डिजीज एंड बाउंड का भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, रोग और चोट का, कि बच्चा जब बीमार रहता है तो उसकी डेवलपमेंट थोड़ी कम होती है एक स्वस्थ बच्चे के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा प्योर वाटर, एयर एंड सनलाइट के बारे में। अगर हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन है, अच्छा पानी पी रहे हैं, शुद्ध हवा में जी रहे हैं, सनलाइट अच्छी मिल रही है, तो उससे बच्चा स्वस्थ रहेगा तो उसकी डेवलपमेंट अपने आप होती रहेगी। अगर ये सारी चीजें, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगा, हम अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो वहीं पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारा हमने पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इसने बताया था ये भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे हमारा जो हमारी हाइट होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद इकोनॉमिकल स्टेटस, इन्होंने ये बताया यहाँ पर कि इकोनॉमिक स्टेटस का भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए हमारा इकोनॉमिक स्टेटस बिल्कुल भी नहीं है, घर में डेली झगड़े चलते हैं पैसे को लेकर, तो उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद स्पीसीज का भी यहाँ पर प्रजातियों का भी बताया गया कि जो हम यहाँ पर एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं उसकी बजाय जो शेड्यूल ट्राइब में जो जंगलों में बच्चे रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट और एक हमारे नॉर्मल बच्चे का डेवलपमेंट में वो थोड़ा सा पीछे है हमसे, बस ये बताया था। उसके बाद इमोशनल फैक्टर्स भी हमारे इसको इफेक्ट करते हैं, जैसे हमें ज्यादा गुस्सा आता है या फिर हम किसी से जेलसी फील करते हैं या हम ज्यादा चिंता करते हैं। आप खुद देख लो, अगर हम किसी चीज को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं ना तो हमारी सारा का सारा काम क्या हो जाता है, हम बीमार सा फील करते हैं। किसी चीज को आप देख लो, एक माइंड में कोई भी टेंशन क्रिएट हो गई आपको, जब तक वो टेंशन मिट नहीं जाती ना आप प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ा। कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, निरंतरता, यानी कि जो विकास है वो लगातार चलता रहता है। हमने जन्म लिया तब से हम सीख रहे हैं और मरेंगे तब तक सीखते ही रहेंगे भाई, कुछ ना कुछ नई चीज हम अपने जीवन में सीखते ही रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सीरियलाइजेशन, यानी कि जो हमारा विकास होता है वो एक सीरीज के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में चलता है। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, क्रॉलिंग, फिर वह क्रॉलिंग करना सीखता है, उसके बाद वह धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है और फिर वह चलना सीखता है, यानी कि सीरीज के अकॉर्डिंग पैटर्न इसने फॉलो किया है। तीसरा बताया हमने प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स। इसने उसके बाद बताया सामान्य से वशिष्ठ का सिद्धांत इसने बताया, यानी कि बच्चा पहले सिंपल चीजों को सीखता है और उसके बाद देन वह मुश्किल चीजों को सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, एकीकरण का सिद्धांत बताया कि बच्चा पहले पूरी चीज को पकड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे वो इंडिविजुअल आता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डाइवर्सिटी, यानी कि हर एक बच्चे में क्या होता है, भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है। इसमें बताया गया है कि सभी बच्चों की जो प्रोसेस होती है ना डेवलपमेंट की वो एक जैसी होती है। विकास जरूर होगा लेकिन हो सकता है किसी में वो स्लो प्रोसेस होती है, किसी में वो जल्दी फास्ट हो जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी का सिद्धांत हमने यहाँ पर देखा है कि प्रक्रिया में अंतर हो सकता है लेकिन डेवलपमेंट सबके अंदर होगी। उसके बाद था प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, कि जितना भी विकास होता है सभी अवस्थाओं में, चाहे हमारा इमोशनल हो, सोशल हो, मेंटली हो, फिजिकल हो,
सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, हमारा सबका कोरिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे जा रही हूँ, मैं किसी, चलो मैं शादी में ही गई किसी के वहां, तो ये क्या है, समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। समाज में जा रहा है बच्चा, वहां पर भी क्या है, कुछ चीजों को सीखता है देख के। बच्चे को ये पता लगा, कोई बच्चा फर्स्ट टाइम किसी वेडिंग उसमें गया है, वेडिंग में गया, तो बच्चा पहली बार देखता है कि हमारे यहाँ पे शादी भी होती है, कैसे फेरे लेते हैं, कैसे सारी चीजें देखता है बच्चा। ठीक है, तो जिसका जैसा इन्वायरमेंट है वो वहां से वह चीजें देखता है। तो जैसे उसको पता लगा, उसने माइंड में प्रोसेस की, हाँ भाई ये सारी चीजें मैंने देखी, खाना भी खाया जाता है वहां पे, डांस में भी होती है। ठीक है, तो उसके इमोशनल सामाजिक विकास के साथ साथ उसके खुद के बिहेवियर में उसको दिखा, उसकी मेंटल प्रोसेस भी हुई। ठीक है, उसके बाद फुल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फुल डेवलपमेंट में हम ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हैं, और लास्ट में आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। ठीक है, इसमें आता है हमारा मैच्योरिटी एंड लर्निंग में हम ये देखते हैं कि जो बच्चा है उसका लर्निंग का भी और मैच्योरिटी। जैसे अब देखो, अब आप बड़े हो गए, अब मैच्योर हो गए, ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो ना, आपको जो रोट लर्निंग करते थे ना बचपन में कि क्वेश्चन हमने रट लिया, अब वो रटने वाला बंद हो गया। अब आप बीएड में आ गए, आपको बंद याद करना बंद हो गया। अब आप क्या है, उस चीज को सिर्फ अंडरस्टैंड करोगे, आप एक बार पढ़ोगे, उस चीज को समझोगे। अगर आपने वो चीज सुन भी रखी ना, तो भी आप उसको लिख सकते हो पूरे को। ठीक है, तो जो हमारी मैच्योरिटी और लर्निंग है, कि जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, हमारी लर्निंग भी बढ़ती जाएगी। अब हम क्या है, चीजों को याद नहीं कर सकते। देखो मैं नहीं बता रही, मेरे को तो कुछ याद होता नहीं, बस सारी चीजें क्या है, हमने एक बार पढ़ा तो हम उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करके लिखते हैं। ठीक है, समझ के लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है, और बाकी की चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी कल। ठीक है, तो कल बेटा साथ साथ एक बार अगर आप याद ना कर पाओ, तो एक बार जितना पढ़ा है ना उसको एक बार गो थ्रू, एक बार जरूर पढ़ लेना, ताकि आप फाइनल एग्जाम में उस चीज को, कई बार चीजें ना सुनी हुई चीजें भी याद रह जाती है। खुद पढ़ोगे एक बार तो आपको ये लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन आपने एक बार पढ़ लिया तो कुछ मेरे से सुना, कुछ आप पढ़ोगे, तो वो चीजें, जो चीजें आपको अभी एक दो चीजें जो क्लियर ना हुई वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक कल वाली क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी ये टॉपिक स्टार्ट करा दिया तो ये काफी लंबा टॉपिक है। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। Ma'am, I actually joined the class lately. So tomorrow, what can you tell me the timings? टाइमिंग बेटा आपके ग्रुप में चला जाता है, बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप नीतू मैम से पूछ लीजिए। Neetu ma'am, I have taken admission through MDU, so I don't know Neetu ma'am. 11 से 1 बजे का टाइम होता है बेटा वैसे तो। 11 से 1 बजे का टाइम है क्लास का, बट मुझे नहीं लग रहा कि मैं 1 बजे तक कंटिन्यू पढ़ा पाऊंगी, नहीं क्योंकि मैम, ठीक है ठीक है। 2 घंटे लगातार मुझे नहीं लग लगातार पाएगा। बोलना मैम आसान नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये देखो, एक फिजिकल क्लास में तो ये था, बच्चे मेरे सामने होते हैं, ठीक है, जी बीच मैम, में जी हम बिल्कुल बातें भी कर रहे समझ हैं गई और मैम कुछ भी आपकी कर बात। रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मैं बोले जा रही हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैं तो अब 2 घंटे कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगी। या मैम इंटरेक्शन नहीं यस होता तो मैम, फिर मुश्किल हो जाती है। यस मैम मैम। मेरा नहीं आपने ग्रुप वैसे में बहुत अच्छा पढ़ाया है मैम, समझ मैम में आ जैसे गया, एक हम बार सब करते ही और पढ़ लेंगे, बाकी दोबारा से रिवाइज एडवर्टाइज कर लेंगे तो और थैंक होगा। यू। अब आपको कोई भी बात थैंक यू करनी मैम, हो थैंक यू तो सो मच। आप मैम भी होंगे क्लास में, आप उनसे पूछ सकते हो, मैं लेफ्ट कर रही हूँ। मैम कल का टॉपिक थैंक यू मैम। ओके, कल का वाला टॉपिक टॉपिक है आपका, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी स्टेज। मैम दोबारा से बोलिएगा। कल वाला जो पढ़ाऊंगी, इन्फेंसी स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होती है, शैशवावस्था ओके के ओके विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। मैम इन फैंसी ओके ठीक है, जो कहना 0 to 6 years है। अटेंडेंस बेटा मैंने ले ली है, इसमें मेरे आप में स्लो हो जाता है, इसमें कौन आया कौन नहीं आया स्टार्टिंग में ही। ओके, चलो कल मिलेंगे 11 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके मैम। ओके, आप मैं लीव कर रही हूँ, आप अपनी मैम से पूछ लीजिएगा। ओके मैम। ओके बाय। थैंक यू।
क्लास ओवर होगी कि अभी और भी कोई आएगा? किसी को कुछ आइडिया है? मैम ने कहा था कि क्लास के बाद कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बात करेंगी, नीतू मैम ने। तो वो वीडियो में आएंगी कि हम पर्सनल मैसेज में बात करेंगे? आई थिंक पर्सनल में ही आएंगी, ऐसे तो आ नहीं सकती वो। कि हम लेफ्ट कर बाकी सकते हैं ना? कोई पूछ लो यार, ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि आज तो से ये कल पढ़ाया गया है ना, बस हो गया, बाकी तो कल स्टार्ट होगा। ओके। क्लास तो 1 बजे तक होगी ना? नहीं, 1 बजे तक मैम मना कर रही है, कह रही है बस वो इतना ही पढ़ाएंगी, बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगी।